बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम उन थोड़े से नेताओं में शुमार हैं जिनकी अपनी खास पहचान है। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में बस्तर के कोंटा इलाके से पहली बार विधायक चुने गए मनीष कुंजाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के संरक्षण में शुरू किए गए सलवा जुडुम को जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी उनमें मनीष कुंजाम भी शामिल थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को गैर कानूनी बताते हुए उस पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। बस्तर और छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन और जिंदगी की लड़ाई में बेहद मुखर मनीष कुंजाम से सेंट्रल गोंडवाना खबर के लिए पुष्पेंद्र सिंह ने बातचीत की। बस्तर पंडुम को लेके क्या सोच रहे हैं और ये जो बस्तर पंडुम का जो इवेंट हुआ यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ है उसको लेके क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में बस्तर पंडुम जिस तरीके से आदिवासी मनाते हैं क्या वही बस्तर पंडुम था ये? नहीं, आदिवासी जैसे मनाते हैं उससे तो कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं है इस बस्तर पंडुम का। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो पंडुम शब्द का जो इस्तेमाल है उससे ही हमको आपत्ति है। पंडुम शब्द का ये एक तरह से विकृतीकरण है ये। और पंडुम हमारे यहाँ एक विशेष संदर्भ में इस्तेमाल होने वाला शब्द है ये। हम लोग जब एक मिनट जाने हम लोग बस्तर में जितने नई चीज़ें खाते हैं वो जो चाहे वो आदमी लगाया हुआ फसल हो या प्रकृति द्वारा तैयार फसल हो उसको हम लोग पंटा बोलते हैं, पंटा। और मुझे लगता है कि पंटा से यह शब्द का इस्तेमाल पंडुम आया। और इसका अर्थ यह है कि हम जो भी फसल आएगा उसको हम अपने देवी में यानी जो जागा है, आनाल पेन है, उसको सबसे पहले हम अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर घर की जो भी हमारा देवी है उसमें लगाते हैं, तब फिर उसका भोग करते हैं। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। लेकिन ये जो बस्तर पंडुम है ये एक बहुत ही विकृत तरीके से और इस शब्द का ये लोग भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि देखिए, मैं एकदम शार्ट रूप में ये हमको आपत्ति है इस शब्द के इस्तेमाल पर। दूसरा ये है कि ये इस तरीके से बस्तर माने पंडुम हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता। बस्तर पंडुम नाम का कोई चीज़ तो होता नहीं। क्या दंतेवाड़ा पंडुम हो सकता है? क्या कोई शहर के नाम से पंडुम हो सकता है? ये कैसा है? कोई जिला के नाम से भी पंडुम नहीं हो सकता है। पंडुम तो हम लोग केवल जो फसल तैयार होता है उसको पहले अपने जो भी देवी है उसको देते हैं, फिर घर की देवी को देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ये हमारा, जैसे अभी आम खाने का है, मरका पंडुम है, बीज पंडुम है। इससे पहले सेमी जो खाते हैं वो सिकुड़ पंडुम होता है। फिर महुआ का जो इस्तेमाल करते हैं उसका भी महुआ का पंडुम होता है, ईड़ू पंडुम। तो ये जो भी नया चीज़ आता है उसका हम खाने के पहले खाते हैं, उसी को हम पंडुम कहते हैं। तो अब बस्तर पंडुम का मतलब क्या है? मैं हमारे विकास तिवारी जी से मेरी चर्चा हो रही थी आज सुबह। उन्हीं के कई बातों का मैं कोट करके बताना चाहता हूँ। बस्तर पंडुम का मतलब है कि ये जैसे हम लोग मरका पंडुम यानी आम खाने के लिए पंडुम करते हैं, बीज का कोई भी बीज है उसको खाने के लिए पंडुम करते हैं फसल का। तो ये जो खाने के लिए ना, और ये जो बस्तर पंडुम है मतलब ये तो बस्तर को खा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, ये बस्तर को खाने वाला, बस्तर को सचमुच ये निगलने वाले हैं, बस्तर को पूरा खत्म करने वाले हैं, उसके लिए ये पंडुम है। बस्तर को किस तरीके से निगलने वाले हैं? वो तो पहले से तैयार है इनके पास। कहाँ देखिए, रेलवे लाइन की तैयारी हो चुकी है, चाहे वो कोत्तागुड़म से लाए या गढ़चिलौरी से लाए, वो उनकी तैयारी है। दूसरा ये है कि ये जो बेलटला पहाड़
को काफ़ी अलग अलग कंपनियों को देने का दे भी दिया गया है अंदर अंदर, और काफ़ी हिस्से को देने की तैयारी भी है। बहुत सारे छोटे माइंस को जो देने की तैयारी है, जो गौड़ खनिज है उसको भी, और नारायणपुर में तो इन लोगों ने दे ही दिया, शुरू भी कर दिया दुर्कोंदल वगैरह में। तो ये एक हिस्सा बचा हुआ है। और दूसरा ये है कि बस्तर के अंदर चाहे बलेडला पहाड़ से हो या दूसरे पहाड़ों से निकलने वाली छोटी नाला भी, उसमें करीब करीब 8-10 महीने पानी बहता रहता है। पानी का स्रोत काफ़ी बेहतर है। तो पानी भी आजकल बहुत बड़ा मार्केटिंग का चीज़ है पानी, उद्योगों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए। तो इसका भी लूट होने वाला है इस बस्तर से। कब तो हम लोगों को सही पानी भी नहीं मिलेगा, बहुत नीचे चला जाएगा, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि OSR के लिए या मित्तल का जो पाइपलाइन जा रहा है उसमें भी इस्तेमाल हो ही रहा है। तो अभी आने वाले समय में तो बहुत सारी चीज़ें होने को। अब मुझे नहीं मालूम नगरनार स्टील प्लांट किस कंपनी को दे रहे हैं, दे ही रहे हैं, अब तो फाइनल हो ही रहा है किसको देंगे। तो उसके लिए फिर ये जो सल्ली पाइपलाइन लेके गए हैं उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा। तो पानी का इस तरीके का बहुत उपयोग होने वाला है। पानी आने वाले समय में बस्तर में आसानी से नहीं मिलेगा शुद्ध पानी, और खराब भी पानी मिलेगा जो आदमी, अब तो ये स्थिति होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब का क्या नाम हड़पने वाला ये योजना है सरकार की, और उसी का है बस्तर पनडुब्बी। अमित शाह जी आए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री। उन्होंने कहा कि बस्तर बदल रहा है और बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और ये जो बस्तर पनडुब्बी है बहुत बेहतर कार्यक्रम हुआ है, अब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कहाँ लेके जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, लेकिन बस्तर पनडुब्बी पर हमें आपत्ति है। हम अपने सामाजिक संगठनों से, हमारे समाज के नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। हाँ, दूसरे कोई नाम से वो लोग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर पनडुब्बी के नाम से ना करें, इस पर हमारी घोर आपत्ति है, रहेगा। लेकिन आपके आदिवासी नेता ही इसमें बढ़ चढ़ के शरीक हुए हैं और उन्होंने जो है ना बड़ी भीड़ एकत्र की है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बात यह है कि हमारे लोग इसको ठीक ठाक नहीं समझ पा रहे हैं, और ये हमारी कमजोरी है। हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम समझाएं, और उसके बाद भी जाते हैं तो बात अलग है, हम कोशिश करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भीड़ लाया गया, अमित शाह जी आए थे और लोगों को गाय बैलों की तरह गाड़ियों में ठूस ठूस करके लाया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पोटाली और समेली के गांव के जो महिलाएं आ रही थी और वो गाड़ी पलट गई, और इसमें करीब 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उसमें 2 या 3 तो बहुत सीरियस हैं, जिसको रायपुर भेज दिया गया। और मैं हॉस्पिटल गया था देखने के लिए घायलों को, और मेरा पोटाली गाँव से मेरा इस तरीके से भी रिश्ते हैं कि मेरी माँ, मेरा ननिहाल वहाँ का है और मेरी माँ वहाँ की है। जैसे ही ये खबर मिला तो मैंने तय किया कि मैं घायलों से मिल के आऊँगा। तो मैं जब मिलने गया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 3 या 4 बच्चे जो बुरी तरह घायल है। एक जो छोटा सा बच्चा है जो पोटाली का था, और उसको तो सर पे लगा है, छेद हो गया ये पास, और छाती में है, हाथ में लगा हुआ है। बेचारा ठीक से रो भी नहीं पा रहा है, इतना अंदरूनी चोट है। तो उसको देखने के बाद इतना तकलीफ़ हुई मुझे अंदर से, दिल से, कि मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आखिर ये जो ऐसी घटनाएं क्यों हुई? इसलिए हुई कि देखिए, ये जो कल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 95% महिलाएं, पूरी की पूरी, लगभग, और उन महिलाओं को कुछ पता नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बस गाड़ी भेज दी गया, तुमको जाना है। उसमें लगा दिया गया आंगनबाड़ियों को, उसमें लगा दिया गया है स्वच्छता सहायता समूह को, उसमें लगा दिया गया है मितानिन को। ये सब जो जिनका नाम ले रहा हूँ, ये सब महिलाओं के बीच में काम करते हैं, और ये लोग सब महिलाओं को तैयार किए, नहीं जाना है। जब माँ जा रही है तो बच्चा भी जाएगा ही, और फिर चले गए और ये घटना हो गई। तो इस तरीके से भीड़ जुटाया जाता है, तो उस भीड़ का कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ
तो ये पूरी मशीनरी लगा दिया गया है। और ये जो कल जो घटना हुई है उसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो जो समुचित इलाज कराना पड़ेगा और आइंदा ऐसा कोई घटना ना हो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। मेरा तो बहुत सख्त आपत्ति है इस ऐसे भीड़ जुटाए जाने पर। ये भाजपा सरकार में भी होता है, ये कांग्रेस सरकार में भी होता है, कोई भी दल हो जिसकी सत्ता होती है वो करते हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपको भीड़ दिखाना है दिखाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों को आप सुरक्षित तरीके से ले आइए, सुरक्षित तरीके से पहुंचाइए। और ये भी जरूरी है कि जो लोग आ रहे हैं वो किस मकसद से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। उन बेचारों को तो कुछ भी पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जैसे पार्टी के पास तो इतना पैसा है कि अब उस पता नहीं वो क्या बोलेंगे, वो तो हेलीकॉप्टरों से लोगों को ला सकते हैं, इतना पैसा है। तो फिर बसें लगाए ना, बसें लगाए, जो चार पहिया की जो गाड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, इस तरीके की गाड़ियाँ लगाए और उसके माध्यम से लोगों को ले आए। ये सब खुली गाड़ियों में ला करके ये जो इस तरीके की घटना जो हो रही है उसके लिए ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस पर आपत्ति है। और आइंदा ऐसा होने से तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे। जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिलना चाहिए और जो आंशिक रूप से जो आंशिक क्या अच्छा बहुत गहरा चोट है उनको भी 5 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलना चाहिए और उनका इलाज मुफ्त में होना चाहिए हर तरीके का। नक्सलवाद को लेके अभी जो है ना लगातार मुठभेड़ें चल रही हैं और एक तेलुगु में पत्र वायरल हुआ है जिसमें शांति वार्ता की बात कही गई। क्या वाकई में शांति वार्ता होनी चाहिए और किस ढंग से होनी चाहिए वो? नक्सली आंदोलन को हम बहुत नज़दीकी से वर्षों से देख रहे हैं और हमने सलवा जुड़ूम के खिलाफ की लड़ाई को भी सलवा जुड़ूम वाली लड़ाई को देखा और खिलाफ की लड़ाई तो हम लोग ही नेतृत्व कर रहे थे और उससे पहले के जन जागरण के मूवमेंट को भी देखा। और देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है ये वक्त ऐसा है कि बस्तर की जो जनता है वो नक्सलियों से ऐसा लगता है कि वो छुटकारा पाना चाहती है और नक्सलियों का जो समर्थन था, नक्सलियों को समर्थन जो जनता करती थी वो अब समर्थन नहीं रहा और ये जाहिर तौर पर दिखता है। और इसीलिए आप जो बता रहे हैं कि ये जो साल भर के अंदर बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं और निश्चित रूप से मारे गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है और बड़ी बड़ी इनकाउंटर्स हुए हैं और नक्सली संघ के बड़े बड़े काडर्स मारे गए हैं, ये सच्चाई है। और कहीं इक्का दुक्का कोई निर्दोष आदमी भी मारा गया होगा, लेकिन अभी तक तो पूरे जनता के अंदर से कोई खबर नहीं आया कि कोई निर्दोष आदमी मारे गए। जैसे पीड़िया की घटना हुई, ऐसा तो कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आया। तो ये कह सकते हैं कि जितने लोग मारे जा रहे हैं वो सब नक्सली संगठन में जो हथियारलेस काडर हैं वही मारे जा रहे हैं। और जहाँ तक अभी जो चिट्ठी आया है वो चिट्ठी से संदर्भित बात ऐसा है कि देखिए, मैं जैसे कलेक्टर का अपहरण हुआ उसके जब वापस ले आए, कलेक्टर वापस आए, लेके आए, हम ही लोग ले आए, मैं ही ले आया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद नवभारत पेपर में मेरी एक लंबा इंटरव्यू है, जिस समय मनीषी था, मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसमें ये बात कहा था कि अभी अगर माओवादी यानी नक्सली शांति वार्ता करके और बस्तर को शांत रखने के लिए अगर शांति वार्ता करें, हथियार सौंप दें, तो और उसके लिए अगर माओवादी केंद्र और राज्य सरकार से जो भी शर्तें रखेंगे वो सब शर्त मानने के लिए तैयार होगी सरकार। ये तब मैंने कहा कि ये 2012 या 13 में,
तो उस समय वो स्थिति थी कि सरकार माओवादियों के हर मांग को मान सकती थी, क्योंकि वो हावी थे और उस समय सरकार को असंभव लगता था माओवाद कैसे खत्म होगा। तो शांति के लिए वो हर शर्त को मान सकते थे, ऐसा मुझे लगता था। और मैंने उससे संबंधित बहुत सारे चीज़ें कहा कि आप अगर यहाँ के जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित कर सकते थे, बेलरला पहाड़ को सुरक्षित कर सकते थे, यहाँ के देवधामी यानाल पेन को सुरक्षित रख सकते थे, यहाँ के अलग प्रशासन के लिए बात कर सकते थे, जैसे पेशा में है उसमें 6वीं अनुसूची का प्रावधान भी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल की बात कर सकते थे। तो ये सब सरकार मान सकती थी। लेकिन अभी अगर शांति की बात हो रही है, वो चिट्ठी की बात नहीं कर रहा हूँ, और अंदर से भी खबरें ये आ रही है कि वो लोग बातचीत को तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी परिस्थितियाँ बदली और अभी सरकार, जैसे ये चिट्ठी की बात आई तो प्रदेश के गृह मंत्री तुरंत उसका जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार हैं, और कौन आएगा, समूह में आए या अकेले आए, हम उनको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, पर कोई शर्त नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, कोई शर्त नहीं होगा, आप बात करिए ये, और उनको हथियार छोड़ना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो अब तो सरकार पूरी तरह हावी है, अब तो सरकार उनकी कौन सी मांग को मानेगी। तो प्रश्न ये है कि आने वाले समय में नक्सली खत्म हो जाएंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तब पूछा जाएगा कि इतना नुकसान कराने के बाद आखिर बस्तर को नक्सलियों ने क्या दिया, क्या मिला बस्तर को नक्सलियों के द्वारा? केवल विनाश, बर्बादी, पूरे घर इलाका सब कुछ बर्बाद, यही देकर जा रहा है, और क्या देके जा रहा है। तो आज सच ये है कि जब नक्सलवाद खत्म भी होगा तो नक्सलियों को लोग धिक्कारेंगे, उनका कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि यहाँ नक्सली मारे जा रहे हैं तेलंगाना के या कहीं के, वहाँ उनके गांव में बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जा रही है, महिमा मंडन हो रहा होगा, वहाँ हीरो हो सकते हैं, पर यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो हर ये जो घटनाएं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उसमें वो भी तो जिम्मेदार है, सरकारी थोड़ी जिम्मेदार है, एक्चुअली जिम्मेदार तो वही है। आज ये भी सवाल ये है, मैं भी सवाल खड़ा करता हूँ माओवादियों से कि आज पूरा बस्तर छावनी हो गया, पूरा सैनिक छावनी, हर 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में कैंप है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? तो आज उस जिम्मेदारी से ये तो बच नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर ये लोग शांति की बात कह रहे हैं तो सरकार तो हावी है उन पर, वो क्यों उनकी शर्तें मानेगी? तो ये स्थितियां हैं। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि शांति की बात हो, बिल्कुल हो। आपने कहा कि नक्सलियों ने क्या दिया, ये बात बड़ी लेट समझ में नहीं आ रही है आपके लोग थे, बस्तर के लोग थे, इनको समझाना चाहिए था आपको। देखिए, मैं ही क्यों, जो लोग नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो भी तो नहीं समझा पाए, चाहे वो जन जागरण से लेकर के अब तक। केवल ये मेरा सवाल नहीं है, सवाल है पूरे बस्तर के लीडरशिप का है, बस्तर के सामाजिक संगठनों का है, और हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी एक सच है कि कोई भी चीज़ समय पर होता है, समय के पहले नहीं होता है। तो आज एक वक्त ऐसा आया, इसलिए जनता ये सोच रही है कि बस्तर के अंदर अब शांति होनी चाहिए। मुझे सच्चाई बोलने में ना पहले तकलीफ थी ना अभी तकलीफ है। मैं सच्चाई बोलता था, इसलिए मेरे से सारे लोग परेशान होते हैं। ये ईमानदार जो लोग हैं इस देश के अंदर, वर्तमान चुनाव का जो सिस्टम है जिस तरीके से चल रहा है, धन भल सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, उस तरीके के चुनावी पॉलिटिक्स में हम जैसे लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं।
ये सच्चाई है। और ये केवल मेरा केवल ये बस्तर का दर्द नहीं है, ये पूरे देश के आम वो लोग जो लोग इस देश को ठीक करना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, ये कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अक्सर कहता रहा हूँ। आज जो जिम्मेदारी है माओवादियों का इस बस्तर को लेकर के, वो जिम्मेदारी उन लोगों ने नहीं निभाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ सलवा जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक़्त हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे ए.बी. वर्ध। तो उस समय माओवादियों से संबंधित जितने साहित्य था, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सबको ले जा कर के हमने वर्धन साहब को दिया कि आप उनसे संबंधित एक पुस्तक लिखिए, माओवाद से संबंधित, और माओवाद और आदिवासी और बस्तर को केंद्रित करके एक किताब लिखी है। तो उनको पूरा पढ़ने के बाद वर्धन साहब बोले कि मैं क्या लिखूंगा, इसमें तो आदिवासियों के लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हारे बस्तर के लिए क्या आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है ये तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं क्या लिखूंगा। उन्होंने मना किया। मैं 2024 के मई के महीने में हमारे जो लोकल जो ट्राइबल लीडर्स हैं, माओवाद के बड़े लीडर्स, उनसे मिलने गया। मेरे साथ समाज के पदाधिकारी भी थे, हमारे समाज के पदाधिकारी थे। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर मिले, और हालांकि उन लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी की, पर हम इस मकसद से गए थे कि तुम लोग ये जो लड़ रहे हो, इस लड़ाई से अब तक बस्तर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान के सिवा। अब जबकि हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे लोग मारे भी जा रहे हैं, छोड़ के समर्पण भी कर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये लड़ाई मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से लड़ रहे हो और बस्तर के आम जनता के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए इसको आप लोग बंद करो। हम तब तक बस्तरिया राज मोर्चे का गठन नहीं हुआ था, मई के महीने में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये हमारे जेहन में है कि हम बस्तर को लेकर के अलग संगठन बना रहे हैं। तुम लोग सब शस्त्र छोड़ो और शांति की तरफ आओ, और हम लोग सब मिल कर के बस्तर के भलाई के लिए लड़ेंगे। तो मैंने ये बात कहा कि देखो, अहिंसात्मक तरीके से लड़ करके मोदी जैसे जो कभी नहीं झुकने वाला 56 इंच का छाती बोलने वाला व्यक्ति भी किसानों के आगे झुक जाता है। हालांकि 750 किसान शहीद भी हो जाते हैं, तो भी 3 काले कानून को वापस लेना पड़ता है। ये सच्चाई है पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने। मैंने ये भी कहा कि वो तो दिल्ली की बात है, क्या हमारे बस्तर में हम लोगों ने टाटा को भगाने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया? नहीं। एसआर को भगाने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया? नहीं। क्या अदानी को भगाने के लिए हिंसा का सहारा लिया? नहीं। क्या सलवा जुड़ों को बंद करने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया? नहीं। तो फिर इसी बस्तर के अंदर ढेर सारे उदाहरण हैं कि हम अहिंसक तरीके से बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ करके जीत सकते हैं। तो हथियारों से तुम क्यों लड़ना चाहते हो? इससे क्या मिलने वाला है? केवल नुकसान ही तो हो रहा है। तुम भी मर रहे हो, तुम लोग अपने लोगों को मार रहे हो, और पुलिस वाले मार रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसलिए तुम लोग अपनी जिम्मेदारी समझो और हथियार छोड़ो। मैं यही बात कहने के लिए आया हूँ, हथियार छोड़ो और लोग सब मिल करके हम लोग लड़ेंगे, बेहतर बस्तर के लिए लड़ेंगे। आपके जल जंगल ज़मीन के लिए ये सब चीज़ सुरक्षित रहे, उसके लिए लड़ेंगे। और इस जल जंगल ज़मीन का अगर उपयोग हमारे यहाँ के लोगों के हित में हो, इसके लिए लड़ेंगे। पर अब बंद करो ये लड़ाई। ये जब मैंने कहा तो बहुत देर तक सुनते रहे। ये हमारे लोकल लीडरशिप में माओवाद के सबसे टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब सुनने के बाद लास्ट में बोले कि दादा आप क्या बोल रहे हो, हमको तो समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, लेकिन हम आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे
भले एक भी रहेंगे तो हथियार लेकर के ही लड़ेंगे। अब जब चिट्ठी आ रहा है, अब फर्जी है या असली है मुझे नहीं मालूम, पर अंदर से खबरें ये आ रही है कि वो लोग शांति वार्ता चाहते हैं, ऐसा भी अपुष्ट खबरें हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही बात मैं करीब 9 महीने पहले उनसे कहने के लिए गया था। तब तो एक भी रहेंगे तो लड़ेंगे बोले, अब फिर शांति वार्ता की बात क्यों? प्रश्न है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न है। इसको आप लोग देखिए, उसमें देवा भी था, इर्रा भी था, ये जो स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर्स हैं। माँ बगल में था, वो नहीं आया, वो भी था पर नहीं आया। उसको शायद उनके बड़े लीडर्स रोक दिए कि तुम मत जाना, ये लोग 2 लोग बात करेंगे। आपने बस्तरिया राज मोर्चा बनाया हुआ है, बस्तरिया राज मोर्चा का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग ये तो अभी 7-8 महीने हो गए हैं, और जैसे ही बनाया है उसके बाद नगर पालिका के इलेक्शन आ गए, नगर निगमों के, नगर पालिका के, फिर पंचायतों के चुनाव आ गए। तो हम इस संगठन को आगे हम फैलाने में काम नहीं कर पाए, पर अभी करेंगे हम। हमारा उद्देश्य यह है कि बस्तर के जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे नौकरियों में हो या रोजगार यानी व्यवसाय में हो या कोई भी ऐसा काम, उसमें उनको समुचित रूप से उनको भागीदारी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे वनोपज है, तो वनोपज पूरी तरह मार्केट व्यापारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया कि वो जो भी रेट तय करे और उसको उस रेट पर खरीदा जा रहा है। प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि क्या सही रेट से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। पहले तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी थी कि हर सप्ताह अपेक्स कमेटी की बैठक होती थी, रेट निर्धारित होता था, उस रेट पर व्यापारी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उसके निगरानी के लिए साप्ताहिक बाज़ारों में पटवारी, हराई और पुलिस के लोग भी वहाँ लगे रहते थे। तो कम से कम एक डर होता था कि कम से कम इस रेट पे खरीद रहे हैं या नहीं, वो देख रेख के लिए। भले वो पूरी तरह कामयाब नहीं रहते थे, पर ये तो होता था। एक प्रशासन का एक जिम्मेदारी ट्राइबल एरिया के लिए जो होता था वो दिखता था। अब तो पूरी तरह व्यापारियों पर छोड़ दिया गया, तुम जो करो जैसा करो इस तरीके। तो वो ठीक नहीं है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि सरकार क्या रेट तय कर रही है, महुए का, इमली का, टोरा का, साल बीज का, कहीं पता है क्या? आप ही लोग बताइए क्या रेट है, कुछ पता ही नहीं है। और अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर व्यापारियों के बारे में बस्तर के अंदर एक अलग ही कहानियाँ हैं, उनके संबंध में जो धारणा है। अब व्यापारियों के बारे में पहले तो अब किताबों में है, बहुत सारे पहले लिखे गए किताबों में, कि व्यापारी यहाँ तो मुख्य रूप से वनोपज पर आधारित धंधा था, और वनोपज के बारे में ये था कि ये लोग तो चिरौंजी जैसे चीज़ को नमक के बदले में बदली करते थे। ये स्टोरी है, ये कहानियाँ है, रिपोर्ट है ये। तो ये इनका व्यापारियों का ये शोषण का रूप है ये। तो अब उन्हीं व्यापारियों पर पूरी तरह छोड़ दिया जाए वनोपज के मामले में कि तुम आदिवासियों का भला करो, तो कैसे संभव है बताओ? तो ये ठीक नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि देखिए, हम चाहे जो भी बोले, हकीकत ये है कि अब ठेकेदारी है। अब ठेकेदारी हम ये चाहते हैं कि बस्तर के लोगों को भी कोई भी जात का हो, यहाँ का जो लोकल जात के लोगों को देखो, एक आदमी ठेकेदारी में नहीं है। सिंगल कांकेर से चारामा से लेकर कोंटापट्टनम तक देखिए। तो क्या हम सवाल गलत बोल रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी हैं, मंत्री हैं, हमारे लोगों को ऐसे मामलों में प्रमोट करते नहीं, संरक्षण देते ही नहीं। और हमारे लोगों को चापलूसी का आदत नहीं है, बस्तर के लोगों का, उनके खून में भी नहीं है। तो चापलूसी, इसके लिए आप ठेकेदारी के काम में चापलूसी जरूरी है। लेकिन अब तो शासकीय मूल्य पे खरीदारी हो रही, फिर क्यों नहीं दशा और दिशा बदल रही है? वो तो बहुत अजीब है। मैं आपको शासकीय मूल्य पर तो बिल्कुल खरीदा नहीं जा रहा है इमली, टोरा, महुआ। और लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार का रेट क्या है, समर्थन मूल्य। वो तो व्यापारी जो तय करे वो उस रेट पर तय दे रहे हैं।
आपको सच ही है बता रहे हैं कि अब जैसे अभी महुआ का सीजन है और आप महुए का रेट देख लीजिए, अभी एक अलग रेट है, सप्ताह भर के बाद आप देखेंगे तो या तो फिर घटेगा या तो बढ़ेगा। वन विभाग खुद खरीद रहा है। आप तेंदुपत्ता को अलग करिए, उसका राष्ट्रीयकरण है ना, बाकी का तो कोई राष्ट्रीयकरण नहीं है क्या, तो ओपन मार्केट है। और आप देखेंगे चाहे इमली हो, महुआ हो, टोरा हो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग पूरे ग्राउंड में जा कर के रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मार्केट जाते हैं, साप्ताहिक बाज़ार जाते हैं, वहाँ आप देख लीजिएगा कि जितना साप्ताहिक बाज़ार में महुआ टोरा आता है, इतना क्या सरकार खरीद सकती है? मुझे बताइए, ये खरीद के बताइए, क्या 1 या 2 किलो बाट से संभव है क्या? संभव ही नहीं, वो खरीद भी नहीं पाएंगे। और ये जो खरीदते हैं वो तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और वो किससे खरीद रहे हैं? व्यापारियों से खरीद रहे हैं। छोटे मोटे जो कोचिया होते नहीं हैं, वो खरीद के फिर इनको देते हैं, वो हमने देखा है। ये कोई खरीदते नहीं, फिर इनको खरीदनी है। ये जो वन विभाग वाले किनको दिए हैं वनोपज खरीदने के लिए? वो जो वनोपज समिति के जो प्रबंधक है ना, उनको सौंप दिया गया है कि जा ले भाई तो ये खरीद के, और वो फिर प्रबंधक ये थोड़ी खरीदने जा रहा है, वो अपने कोचिया लोगों को लगा दिया है कि तुम यार ये खरीद के इतना ला देना, हम इतना पैसा दे देंगे। बस यही चल रहा है।